हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक इनसाइट पे। मैं हूं जयेश और आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में और सी टोकन के बारे में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप के बारे में भी हमने चर्चा की थी। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में भी हमने सीखा था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। एक्चुअली सी लैंग्वेज को किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था, लेकिन बाद में उसमें सारे काम होने लगे। सी लैंग्वेज को बनाया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डेनिस रिची, जिन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, और डेनिस रिची जिस लैब में काम कर रहे थे उस लैब का नाम था बेल लैबोरेटरीज, और वो बेल लैबोरेटरीज जिस जगह पर है उसका नाम है यूएसए, और वो बेल लैबोरेटरी जिस कंपनी में थी उस कंपनी का नाम था AT&T, मतलब कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम। तो दोस्तों, इन 1972 डेनिस रिची नाम के एक पर्सन ने यूएसए की AT&T बेल लैबोरेटरीज में सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। दोस्तों, सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स भी ऐसे हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले फीचर्स में सबसे पहला होता है जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि कई टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। तो कई सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें हम प्रोग्रामिंग तो करते हैं लेकिन एप्लीकेशन टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी भी होती है जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोग्रामिंग दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि सी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर मीन्स डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल पार्ट्स। देन आफ्टर थर्ड फीचर्स है मिडल लेवल लैंग्वेज। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, तो हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स को जो यूज करता है उसे हम बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। एक ऑथर है जिसका नाम है यशवंत कानिटकर। यशवंत कानिटकर ने सी लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा है। तो मिडल लेवल लैंग्वेज का मतलब ही ये होता है कि जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को यूज करता हो। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं पोर्टेबल लैंग्वेज की। तो पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल। मतलब कि एक मशीन पे बनाया हुआ प्रोग्राम हम कहीं पे भी ले जाए तो वो प्रोग्राम रन होता है, तो उसे बोलते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। उसके बाद है फ्री स्टाइल लैंग्वेज। मतलब कि जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम किसी भी कॉलम से प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है फ्री स्टाइल लैंग्वेज। और लास्ट, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस का मतलब होता है अपर केस और लोअर केस। तो केस के बारे में सी लैंग्वेज बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि अपर केस और लोअर केस दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है सी लैंग्वेज में। मतलब कि सपोज हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर a
और हम अगर प्रोग्राम के अंदर ए को कैपिटल में लिख के अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इट विल शो अस द एरर मैसेज बिकॉज बोथ द स्मॉल एंड कैपिटल ए आर द डिफरेंट मीनिंग इन द सी लैंग्वेज। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में सीख रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सी लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर्स है, इसको हम इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों सी टोकन्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज से हम प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अब एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आज से हम जो भी टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सी टोकन। टोकन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टोकन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क। मतलब कि आपने प्रोग्राम बनाने के लिए एडिटर में जो कुछ लिखा है और उसके अंदर आपने जितने भी एलिमेंट को यूज किया है, मतलब कहीं पे मैंने यूज किया है अल्फाबेट्स को, कहीं पे मैंने यूज किया है डिजिट्स को, कहीं पे मैंने यूज किया है किसी ऑपरेटर्स को, स्पेशल सिंबल्स को, और ये सब मिलके अगर आपने कहीं पे स्ट्रिंग को यूज किया है तो ये सारे मिलकर जो बनते हैं वो बनता है प्रोग्राम, और इस सारे के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं टोकन्स। फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल टू A प्लस B, तो इसमें C भी एक टोकन है, इज इक्वल टू भी एक टोकन है, A भी टोकन है, प्लस B टोकन है, और लास्ट में अगर आप सेमीकोलन करेंगे तो सेमीकोलन भी एक टोकन ही है। तो इस सारे के सारे एलिमेंट को हम कहते हैं टोकन। तो ये पूरा टॉपिक हम चलाएंगे, उसके बाद आपको प्रोग्राम में से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें कौन से टोकन को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी स्टेटमेंट लिखा है तो उसमें कांस्टेंट किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, कीवर्ड किसे कहते हैं, स्ट्रिंग किसे कहते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो दोस्तों सी टोकन्स के 6 टाइप होते हैं। ये 6 टाइप के टोकन हम सीखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होते हैं उसकी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स वैल्यू। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कहीं पे भी जब कोई वैल्यू का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब कि जो वैल्यू फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे हमने लिखा C इज इक्वल टू 3 प्लस 3, तो इस स्टेटमेंट में जो वैल्यू हमने डायरेक्टली लिखी है 3, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये भी होता है कि प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट यूज होने वाली जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती है। जब तक इसे आप चेंज नहीं करेंगे तब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सपोज यही स्टेटमेंट अगर हमने इस तरह से लिखा होता कि A प्लस B, और अगर A की वैल्यू हमने दी हुई है 5 और B की वैल्यू दी हुई है 10, तो इस स्टेटमेंट के आगे अगर हम ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं A इज इक्वल टू A प्लस 10, तो दोस्तों यहां पे देखो इस A को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे पहले हमने A की वैल्यू असाइन की 5, और उस स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट आता है जहां पे A की वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब कि यहां पे A की वैल्यू हो जाएगी 15। तो हम A को कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो फिक्स नहीं है, प्रोग्रामिंग के अंदर वो चेंज होती है। लेकिन सपोज इसी स्टेटमेंट में अगर हम 3 की बात करें तो 3 ऑटोमेटिकली कभी भी चेंज नहीं होगी, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। इन शॉर्ट
constant is a fixed value that do not change during the execution of the program. जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन दरमियान ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और प्रोग्रामिंग में भी इसको याद रखना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो अब हम आगे बात करते हैं कांस्टेंट के टाइप की। कांस्टेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो दोस्तों जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम जो भी वैल्यूज का यूज करते हैं उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं और वो कांस्टेंट टोटली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। एक कांस्टेंट होता है हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट की। तो जैसे कि हम जानते हैं न्यूमेरिक वैल्यू मतलब उसमें 2 टाइप की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट वाली और दूसरी विदाउट पॉइंट की। मतलब डेसिमल पॉइंट के साथ आप वैल्यू का यूज कर सकते हैं और दूसरी वैल्यू होती है जिसमें हम डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर कांस्टेंट की। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इंटीजर कांस्टेंट की। तो इंटीजर कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। द वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट एंड इंटीजर कांस्टेंट का मतलब होता है होल नंबर। जैसे कि हम यहां पे सपोज लिखते हैं 3, तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। अगर हम लिखते हैं 5, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। अगर हम लिखते हैं 105, तो ये भी एक होल नंबर है जिसे हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। तो दोस्तों इंटीजर कांस्टेंट के भी 3 टाइप्स हैं जो कि हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल का मतलब होता है जिसका सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9 होता है, उसे हम बोलते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। मतलब कि हमने यहां पे जो लिखा 3, 5, 105, 1000, 2000, 3000, जो भी होल नंबर है और वो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज हमने -3 लिखा तो वो भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट ही है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इट मस्ट नॉट हैव कॉमा और ब्लैंक स्पेस। मतलब कि किसी भी वैल्यू के बीच में हम कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने यहां पे लिखा 1 स्पेस 2, तो ये एक वैल्यू नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि इसके बीच में हमने स्पेस रखी। अगर हम कॉमा भी रखते हैं तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा, ये इलीगल वैल्यू है। तो डेसिमल का मतलब होता है होल नंबर, सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। 0 और 9 के बीच में जितने भी डिजिट आते हैं उन सबका यूज करके जो एक वैल्यू बनती है उसे हम बोलते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा टाइप है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 7 लीडिंग विथ 0, जिसकी शुरुआत 0 से होती है और उसके अंदर यूज होने वाले जितने भी डिजिट है वो 0 to 7 के बीच में ही आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल का एक जो बेस नंबर होता है वो होता है 8। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे लिखा है 035, तो आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत 0 से हुई है और बाद में जो भी डिजिट आते हैं
3 और 5 ये दोनों 0 to 7 के बीच में ही आते हैं। 0 और 7 इंक्लूडिंग है। 0 और 7 और उसके बीच में आती कोई भी वैल्यूज उसे हम बोलते हैं ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। और बाद में लास्ट इंटीजर कांस्टेंट है हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का मीनिंग होता है सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 15। 0 to 15, लेकिन उसमें 0 to 9 जो कोड होगा वो ही डिजिट रहेगा। और 10 to 15 के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो उसको हम एक अल्फाबेट असाइन करेंगे जो कि होंगे A B C D E। मतलब 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो A to F कैरेक्टर वो 10 to 15 नंबर्स के लिए होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात का पता चल गया होगा कि डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर किसे कहते हैं। डेसिमल का नंबर होल नंबर जिसमें सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ऑक्टल नंबर मतलब सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 7 लीडिंग विथ 0 जो 0 से स्टार्ट होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर मतलब सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 15 बट 0 to 9 के बीच में जो नंबर आएगा वो वही रहेगा, लेकिन 10 to 15 अगर आता है तो उसके लिए A to F कैरेक्टर का यूज होगा। वो कैसे होगा उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सपोज आपको दिया गया हुआ है एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट और इस डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर में। तो अब बाइनरी नंबर में उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं बाइनरी में बेस नंबर जो होता है वो 2 होता है, ऑक्टल में जो बेस नंबर होता है वो 8 होता है और हेक्साडेसिमल में जो बेस नंबर होता है वो 16 होता है। 2, 8 और 16 ये बेस नंबर है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए। तो अगर हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दिए हुए नंबर्स को 2 से डिवाइड करना होगा। अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6। अगर आपने यहां पे 12 को 2 से डिवाइड किया तो आपको जो आंसर मिला वो मिलेगा 6 और नीचे जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 0। ये रिमाइंडर है और ये आपका आंसर है। तो रिमाइंडर को हमने कहीं पे स्टोर कर लिया। अब आपके पास जो नंबर बचा है 6 उसको अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 से। मतलब कि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका जो नंबर है वो 0 ना आ जाए। तो अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 3 और 6 को 2 से डिवाइड करने से अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आंसर मिलेगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहां पे हमें 3 आंसर मिला और रिमाइंडर है 0। अब जो हमारा 3 था उसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 1। जैसे कि हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 1 एक रिमाइंडर है। तो यहां पे हमने रिमाइंडर लिखा। अब एक वैल्यू जो बची उसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में बचेगा 0। यहां पे हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट होगा क्योंकि हमें 0 तक ही आना था और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 ही बचेगा। तो दोस्तों आपको ये जो वैल्यू मिली उसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में सेट करते हैं, अरेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं बाइनरी नंबर। मतलब कि 1 1 0 0 इज अ बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 12। ओके दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होते हैं। उसी तरह
अगर हमें डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, आपके पास दिया गया नंबर है 27। अब 27 को आपको उसका ऑक्टल नंबर सर्च करना है, ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, 27 को 8 से डिवाइड करना होगा। अगर 27 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 जा 24 और 3, तो आपने 3 से डिवाइड किया तो मतलब 3 उसका आंसर है, और 3 नीचे रिमाइंडर आया तो 3 यहां पे हम रख देंगे। उसके बाद इस 3 को हम फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और यहां पे भी आंसर आपका आएगा 3। तो 33 और उसके आगे हम अगर 0 लगा देते हैं तो ये बन गया आपका ऑक्टल नंबर। तो इसी तरह से आप कोई भी डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में है दोस्तों, ये दूसरा एग्जांपल है, आप ये खुद कर लेना। 186 है, उसको हमें ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, तो सपोज हमारे पास 186 डेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल ढूंढने के लिए हमें 16 को बेस बनाना पड़ेगा। तो 186 अपॉन 16 मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11, और जो नीचे रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर होगा 10। बाद में हमें जो 11 वैल्यू मिली, इस 11 वैल्यू को हम अगेन 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 0, और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा 11। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमें जो ये दो वैल्यू मिली 11 और 10, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में रख देते हैं। जैसे कि यहां पे हमने रखा पहला 11 और दूसरा 10। अब आप सोचिए कि अगर ये वैल्यू हमें 0 to 9 मिली होती तो हमने वही डिजिट यहां पे रख दिया होता। लेकिन जैसे कि ये वैल्यू हमें 10 to 15 के बीच में मिलती है, तो उसकी जगह पे हमें अल्फाबेट को रखना पड़ेगा। मतलब कि 10 मतलब A, 11 मतलब B। तो यहां पे आंसर आएगा 10 का मतलब A और 11 का मतलब B। तो BA is a hexadecimal number of 186। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम कैसे ढूंढते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल कांस्टेंट। तो दोस्तों, जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है रियल। तो इंटीजर के बारे में हमने आगे सीखा कि इंटीजर मतलब होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, जिसमें हमने डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात की। और दूसरा है हमारा रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसमें हमें कंपलसरी एक डेसिमल पॉइंट को रखना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि हम लिखते हैं 2.35, तो ये होता है हमारा रियल कांस्टेंट। इसमें इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इंटीजर में ऐसा नहीं था, इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। तो यहां पे हमने जैसे कि डेफिनेशन लिखा है, अ रियल कांस्टेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर followed by decimal point and the fractional part. It must have a decimal point. जो भी रियल कांस्टेंट होगा उसमें आपको डेसिमल पॉइंट रखना ही पड़ेगा, तभी वो रियल कांस्टेंट कहलाएगा। और the constant with the decimal point is called the real constant. This is the another definition of the real constant. तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि रियल कांस्टेंट क्या होते हैं। रियल मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को रखते हैं, और ये जो रियल कांस्टेंट है इसको जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम टू वेज में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म
और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब होता है जो कि हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है एक साइंटिफिक फॉर्म, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, तो हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज अ वन काइंड ऑफ साइंटिफिक फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम यूज कब करेंगे दोस्तों? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज तब होगा जब आपकी कोई पॉइंट वाली वैल्यू, मतलब कि रियल वैल्यूज बहुत ही छोटी है या बहुत ही बड़ी है, तब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको कोई वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए ये सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को आपको याद रखना है। मैंटिसा ई एक्सपोनेंट, यहां पे मैंटिसा क्या है, ई क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो इन दिस सिंटैक्स, एट द प्लेस ऑफ मैंटिसा पार्ट वी कैन राइट इंटीजर, रियल, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। मतलब कि यहां पे आप कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज को रख सकते हैं। एट द प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट यू कैन राइट इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ओनली। वी कैन नॉट राइट द रियल वैल्यू एट द प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्यों? तो ये हम आगे चर्चा करेंगे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तब। ओके दोस्तों, तो यहां पे हमने नॉट भी लिखा है, वी कैन नॉट राइट द रियल कांस्टेंट एट द प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट। एंड यहां पे जो ई लिखा है वो एक सेपरेटर है जो कि मैंटिसा और एक्सपोनेंट पार्ट को सेपरेट करता है। तो हम अब ये चर्चा करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है दोस्तों। तो यहां पे देखो, सपोज हमारे पास एक रियल कांस्टेंट दिया हुआ है 215.65, so it is a fractional form, right? But if you want to convert it into the exponential form, then the answer will be like this: 21565 e2। दोस्तों यहां पे खास ध्यान रखना कि ये सिंटैक्स कैसे काम करती है। तो यहां पे हमने ये जो लिखा, ये हमारा मैंटिसा पार्ट है, ये एक्सपोनेंट पार्ट है और ई ये सेपरेटर है। तो यहां पे जब भी हम E2 लिखते हैं उसका मतलब होता है 10⁻²। अगर हमने यहां पे लिखा होता E5 तो उसका मतलब होता है 10⁻5, मतलब 10 एक बेस वैल्यू है। अगर यहां पे हमने लिखा होता E100 दैट मीन्स 10⁻100। ओके, तो अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये खास ध्यान में रखने वाली बात ये है दोस्तों कि एक्स ई के बाद जो भी एक्सपोनेंट पार्ट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सपोज ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका रिलेशन मैंटिसा पार्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मैंटिसा पार्ट से ये डिवाइड होगा। कैसे? सपोज हमने यहां पे लिखा 21565, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसका कैलकुलेशन होगा 2.1565 इंटू 10⁻², मतलब कि 100। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 56512 1 2 3 4। इसका आंसर आ गया ये 215.65। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है।
जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिए हुए हैं 2.1 E5, तो इसका यहां पे आंसर लिखा हुआ है। ये कैलकुलेशन कैसे होगा, तो 2.1 इंटू 10⁵, मतलब उसका आंसर क्या आएगा 1 लाख, तो इसको कैलकुलेशन होगा 1 लाख से। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से ये सारी वैल्यू दी गई है। अब यहां पे ये माइनस एक्सपोनेंट पार्ट माइनस दिया है, तो 3.33 अपॉन 10⁵2 इसका आंसर ये आएगा, तो 0.033। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट के कौन कौन से टाइप हैं। उसमें हमने आज बात की इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट की। इंटीजर में 3 टाइप्स के कांस्टेंट की हमने बात की, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। एंड रियल कांस्टेंट में हमने 2 टाइप की बात की जो कि उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।